साथ में मौजूद हैं कमलेश यादव जी, जो कि दक्षिण दिल्ली से उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। इनसे हम बात करेंगे, जो कि इस समय तोलखा विधानसभा में मंडल अध्यक्ष अमित शर्मा जी के घर पर इनका प्रवास था और आज इन्होंने यहाँ पर श्री रामवीर सिंह बिदूड़ी जी के लिए काफ़ी चुनाव प्रचार किया था, पत्रक वितरण किए थे। तो कमलेश यादव जी, सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे, आज कैसे यहाँ पे आना हुआ, क्या कार्यक्रम आपका चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। हमारे पूरी दक्षिण दिल्ली लोकसभा में और खासकर दक्षिण दिल्ली का जो हमारा जिला है उसके अंदर हमने वार्ड अनुसार सब मंडल अध्यक्षों को ये जिम्मेदारी दी है कि हम एक शहरी केंद्र प्रमुख पर 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम मंडल अध्यक्ष और अपनी टीम मोर्चों की जो टीम है उसको लेकर प्रवास रहेगा, डोर टू डोर जाएंगे और माननीय रामवीर जी बिदूड़ी जो हमारे लोकसभा प्रत्याशी हैं उनके लिए हम प्रचार करेंगे। ऐसा पूरे जिले के अंदर सभी 18 मंडल हैं हमारे, 18 मंडलों में ये तय किया है, डोर टू डोर जाएंगे, कैलेंडर देंगे, प्रचार करेंगे और अपनी पार्टी की रीति और नीति के बारे में चर्चा करेंगे और उनके लिए अपना समर्थन मांगेंगे। ऐसा क्या कारण रहा कि आपको अपने प्रत्याशी, जो पुराने प्रत्याशी थे, उनका टिकट काटना पड़ा, ऐसी क्या नौ बताई? ऐसा है, ये बदलाव तो चलता रहता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई विशेष वजह से ये टिकट काटे गए। टिकट तो अब पार्टी जब इतनी बड़ी पार्टी हो गई, 2 बार से जो एमपी रह लिए, पार्टी ने सोचा बदलाव करना चाहिए और कोई ऐसा नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं है, इसमें सिर्फ एक बदलाव है और पार्टी वो अपनी सोच है उसकी कि पार्टी किस तरह से सोच रही है, क्यों बदलाव किया गया, ये हमसे बेहतर पार्टी को जानकारी है कि इसको बदलाव करना चाहिए, उसके लिए अच्छा क्या रहना है। और पहले वाले जो थे उन्होंने भी काम किए, ऐसा नहीं कि काम नहीं किए, काम करे उन्होंने और पार्टी की रीति नीति है, बदलाव तो होता है। कमलेश जी, आप तो बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, बहुत एक सैनिक हैं। अब ये बताएं कि 400 पार का नारा है वो किस तरीके से पार होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले भी 303 थे, अब हम क्या अच्छा देख रहे हैं जो 303 से बढ़कर 400 पार हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी एक साथ, इसके बारे में थोड़ा सा। इस बार हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो 4 मुद्दे हैं हमारे लिए और वो सबसे बड़ा है युवा, किसान, महिला और एक ओबीसी समाज का। तो इसमें विकास का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारी पार्टी ने 18 साल से ऊपर का जो वोटर है, आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो वोटर सबसे ज्यादा इस समय हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ है और यही सबसे बड़ा पॉजिटिव और प्लस है हमारे लिए कि हम 400 पार अवश्य करेंगे। और ये 400 पार का जो नारा है हमारी पार्टी का, वो हमारा पूरा सामूहिक है, जितने हमारे दल हमसे मिले हुए हैं उनका सबका मिला के हमारा 400 पार का नारा है और वो हमारा जरूर पूरा होगा। अच्छा, कुछ जानकारी चाहिए थी। हम मार्केट में रहते हैं, बाजार में जाते हैं, तो ये जो महंगाई है, महंगाई कितना बड़ा मुद्दा रहने वाली है? देखिए, आप अगर सही मायने में उठा के देख लें पिछले बहुत चीजों को, पेट्रोल की स्थिति पहले क्या थी, आज क्या है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। पहले की परसेंटेज जो बढ़ी थी शुरुआत में, आप देखो आज से 40-50 साल पहले चले जाओ, पेट्रोल का रेट क्या होता था, उसके बाद क्या रेट बढ़ा, क्या परसेंटेज बढ़ी, अगर उसको देखोगे तो उसके हिसाब से कोई महंगाई नहीं है। आज पूरी हिंदुस्तान के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, अगर जिस तरह से कोरोना महामारी आई उसको काउंटर करने के लिए अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति नहीं होता तो इस देश के अंदर कुछ हालात अलग होते। उसके बावजूद भी हम आज इस स्थिति में खड़े हैं कि हमारे यहाँ हम इसको कोई ज्यादा महंगाई नहीं मानते और देश की जो तरक्की होती है, आप भी जानते हैं कि जब तरक्की होती है, जब कोई बड़ा काम होता है और सेना के लिए चीजें खरीदी जा रही हैं, मतलब बहुत ज्यादा पैसा हमारा उस सिस्टम में भी लग रहा है, तो उसके लिए कुछ थोड़ा सा असर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रहता है उस बात के लिए। और आज वो मुद्दा ही नहीं है, महंगाई वाला मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है आज देश सर्वप्रिय है और सब युवा इस बात को मान के चल रहे हैं कि देश सब हमारे लिए देश जरूरी है। इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा रह गया है, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, इसमें राम मंदिर को आप कहां देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष पहले कहता था कि बीजेपी वाले चिल्लाते रहते हैं कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे और डेट नहीं बताएंगे। इस बार आप भी जानते हो कि मंदिर भी वहीं बना, तारीख भी पता लगी और सारे काम हुए हैं और ये देश के लिए सबसे बड़ा गौरव का क्षण है। इसको आप राजनीति से अलग हटकर माने, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं
जिस हिंदुस्तान में राम का जन्म हुआ, हमने उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। और आज अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं होती तो किसी भी कीमत पर राम मंदिर नहीं बनता। अगर आज राम मंदिर बना है और रामलला का वहां स्थापित हुए, टेंट में बैठे थे, मैं स्वयं अगर गया वहां अयोध्या तो मेरा मन बड़ा व्यथित था देखकर कि इस हिंदुस्तान के अंदर भी टेंट के अंदर रामलला बैठे हैं। आज उनको भव्य मंदिर बनाकर मोदी जी ने जो सौगात इस देश को दी है, वो मुझे लगता है कि कोई भी भूल नहीं सकता उसको, किसी भी तरह से जो है उसको अवॉइड नहीं कर सकता कि ये सबसे बड़ा काम है इस देश के लिए, इसमें कोई राजनीति नहीं है। आप दिल्ली का माहौल देख रहे हैं और दक्षिण दिल्ली का आप रामवीर जी के साथ अच्छा काम कर रहे हैं। रामवीर जी वैसे भी नेता प्रतिपक्ष हैं, बहुत अच्छा कार्य करते आए हैं। आप जब मार्केट में जाते हैं तो कुछ सुनने को भी मिलता है रामवीर जी के बारे में, कैसी छवि है इनकी? मैं आपको सच बता रहा हूं, एज ए कार्यकर्ता मैं क्षेत्र में जा रहा हूं और मैं 4-5 विधानसभा हमारे इस जिले के अंदर आती है, 5 विधानसभा, कई विधानसभाओं में मैं गया हूं। संगमनेर मेरी अपनी विधानसभा है, मैं उसमें ब्लॉक वाइज गया हूं। लोगों में इतना उत्साह है, रामवीर जी पुराने नेता रहे हैं, इन्होंने जो विकास बदरपुर में किया है उसकी गूंज जो है इस समय पूरी लोकसभा में चल रही है। जिस तरह का काम करने का उनका तरीका है, वो अपने कार्यकर्ता को कहते हैं कि मेरे यहाँ आपको आने की जरूरत नहीं है, आप एक व्हाट्सएप डालो और आपका काम हो जाएगा, आपको मेरे यहाँ 2 घंटे 1 घंटा खराब करने की जरूरत नहीं है। अभी संगमनेर के अंदर जब वो आए, उन्होंने देखा तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो व्यक्ति अभी सिर्फ चुनाव लड़ रहा है, उन्होंने एलजी को बुलाया, एलजी वहां देख के गए, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, चीफ सेक्रेटरी ने आके उसी समय कहा कि वाकई में संगमनेर की बहुत बुरी हालत है, और उन्होंने एक रोड जो बाईपास रोड है उसके लिए उन्होंने कहा कि ये बनना चाहिए और उसका काम शुरू हो गया। इस तरह का काम करने वाला व्यक्ति है, जो व्यक्ति अपनी विधानसभा में इस तरह से उन्होंने काम किए हैं, आज पूरी लोकसभा में ऐसे व्यक्ति की जरूरत है। और संगमनेर में खासकर, क्योंकि हम संगमनेर में रह रहे हैं, संगमनेर में नरकी जीवन जी रहे हैं, चाहे वो संगमनेर के दोनों वार्ड हो या तुगलकाबाद वार्ड हो आपका विस्तार वाला, तीनों की स्थिति बड़ी खराब है। और इसके लिए आज रामवीर जी से बढ़िया कोई नेता नहीं हो सकता। और कार्यकर्ता, आम जनता एकदम से ऐसे खड़ी हुई है। मैं आपको बताता हूं, इस दिल्ली के अंदर कोई सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगा तो रामवीर सिंह भदौड़ी जीतेगा। अच्छा, अब बात करेंगे चुनावों के बारे में, और अरविंद केजरीवाल के बारे में चर्चा ना हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अरविंद केजरीवाल इस समय जेल के अंदर है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्यों उनको ईडी का छापा डलवा करके और जेल में डाला जा रहा है? आम आदमी पार्टी के 4 कद्दावर नेता जेल के अंदर थे, जिसमें से अभी संजय सिंह को जेल से रिहा करा गया है। तो ये क्या मुद्दा रहने वाला है? क्या इसमें कुछ असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के? इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा जी। मैं आपको बताता हूं, जिस तरह से यही माननीय रामवीर भदौड़ी जी थे, जिन्होंने विधानसभा के अंदर सबसे पहले ये कहा खड़े होकर कि जो काम शराब का ठेके खुलवाने का इन्होंने किया है, इस काम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जेल में जाना पड़ेगा। और मैं आज इस सदन पे विधानसभा के अंदर कह के जा रहा हूं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, क्योंकि ये काम उन्हें पता था कि इन्होंने ऐसे काम कर रखे थे, उस काम के तहत हर हालत में इन्होंने जेल जाना था। आज सारा देखो, ईडी या सीबीआई कोई भी है, ये कहने विपक्ष तो चिल्लाता है कि भाई ये मतलब इन्होंने जानबूझ के कराया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपने कुछ किया नहीं है तब तक आपको कैसे, कोई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी इनको? भाई हाई कोर्ट ने नहीं दी है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत दी है, और ये अभी जेल में बंद रहने वाले हैं, इनकी जमानत नहीं होगी और इनको कोई सिंपैथी नहीं मिलेगी किसी भी तरह की। लेकिन दिल्ली की जनता तो फ्री बिजली, फ्री पानी, इस सब के प्रति ज्यादा वो है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये दाव भारतीय जनता पार्टी को उल्टा पड़ जाए? देखिए, इसमें कोई दाव पार्टी ने नहीं खेला, कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत वो अंदर गए हैं, जो घोटाला किया उन्होंने उसके तहत वो अंदर हैं। और आज मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी तरह का हर व्यक्ति आज ये समझ चुका है कि देश में ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। जब ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इनको तो सीएम रहना, वो भी जेल में पहुंच गए। तो आज कोई भी वोटर जो है, और जो फ्री की बात जो आप कर रहे हो, आप देखिए ना, 200 यूनिट फ्री की जो बात कर रहे हैं, उसके बाद 200 यूनिट होने के बाद क्या चार्ज लगता है, उसके बाद 1 किलोवाट बढ़ाने के बाद भाने से बिजली कंपनियां मनमानी कर रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों को एक भ्रम है, वो थोड़े से लालच के पीछे कुछ लोग हैं, उनको सबको नहीं कह सकते हम। दिल्ली में कुछ लोग ऐसे हैं जो उस लालच की वजह से उनके साथ लगे हुए हैं, और मेरा मानना है
कि ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, देश हित में सोचना चाहिए। देश में मोदी जी की सरकार बनेगी, ये तय है, और मोदी जी ही इस देश को आगे ले जाने वाले हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, हिंदुस्तान की न्यूज पूरे वर्ल्ड के अंदर इससे पहले कभी नहीं आती थी। आज अमेरिका में जो परिवार, आपके बच्चे कोई रहते हो या ऑस्ट्रेलिया में कोई रहते हो, आप उनसे पूछ के देखें कि इस अब जो न्यूज है वो विदेशों में भी इंडिया की न्यूज कहीं ना कहीं रहती है, माननीय प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा होती है, तो ये देश का गौरव है। अच्छा, किसान क्यों नाराज है? देखिए, किसान कोई नाराज नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा है, एक जो टीम है, जो एंटी टीम है, वो काम कर रही है, और वो अपने तरीके से उनको जो है ना मोबिलाइजेशन में लेके आते हैं कि भाई कोई ना कोई मुद्दा लेके आओ, और ऐसा मुद्दा है जिसका कोई लेना देना नहीं है किसी भी तरह से। सबसे ज्यादा अगर किसान के लिए काम किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप अगर चले जाओ देहात में, आप उनसे पूछ के देख सकते हो कि कितना उनको जो जमीन का जो मिल रहा है उसको हर एक घर में मतलब कुछ न कुछ राशि उसको मिल रही है, और ये सारा काम जो है ना ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दूसरा, अभी हमारे यहाँ मैनिफेस्टो में कहा है कि हम 70 साल से ऊपर वाले जो व्यक्ति हैं उनको 5 लाख का बीमा एक तरह से देंगे, जो आयुष्मान योजना वाला, उसमें कोई किसी तरह की वो नहीं होगी, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, 70 अबव वाले को सबको देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अगर चालू किया होता है यहाँ आयुष्मान योजना तो ये नौबत नहीं आती, लेकिन वो मोदी जी ने कहा कि ठीक है, अगर वो नहीं करते तो हम अपने तरीके से इसको करेंगे। आज अमेरिका जैसा देश जो 33 करोड़ की आबादी लेके बैठा है, आप देखिए कि हम यहाँ 84 के करीब करोड़ पूरे देश के अंदर लोगों को राशन फ्री मिल रहा है, और कई साल से राशन फ्री दे रहे हैं, वो मोदी जी कर रहे हैं। और इतना बड़े सिस्टम को संभालने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था चाहिए होती है, और वो मोदी जैसा व्यक्ति ही कर सकता है। साथियों, इस लिंक को हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से भी जोड़ेंगे, और आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से भी जोड़ेंगे, और कांग्रेस के चैनल से भी इसको हम जोड़ेंगे। तो आप चाहें तो हमारे लिंक के नीचे इस पर कमेंट कर सकते हैं, कोई सवाल पूछना चाहे तो सीधे सवाल पूछ सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के अच्छे लेवल के नेता होंगे वो उसका जवाब जरूर देंगे। और आप कभी भी देख सकते हैं, हम कोई बायस होके ये चैनल नहीं चलाते हैं। आपने और भी हमारे वीडियोस देखे होंगे, और अलग अलग चैनलों पे भी मैं खुद भी डिबेट में जाता हूं, तो मैंने कभी भी बायस होकर के वन साइडेड बात नहीं करी है। और चलते चलते हम अमरीश यादव जी से कुछ मुद्दे भी जानना चाहेंगे। अमरीश यादव जी, चलते चलते छोटी सी बता दीजिए कि दिल्ली के अंदर मैनिफेस्टो में क्या क्या मुख्य घोषणाएं आप लोग करने वाले हैं? देखिए, वो तो अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो जब आएंगी सामने तो उस समय आपको पता लगी जाएगा। बाकी ये है कि जो होगा बेस्ट होगा दिल्ली के लिए। दिल्ली जो है, जिस तरह से वो कहते हैं ना कि हम माननीय केजरीवाल जी के दिल स्वर्ग बना देंगे, उन्होंने तो नरक बना दिया। के नेता होंगे वो उसका जवाब जरूर देंगे, और आप कभी भी देख सकते हैं, हम कोई बायस होके ये चैनल नहीं चलाते हैं। आपने और भी हमारे वीडियोस देखे होंगे, और अलग अलग चैनलों पे भी मैं खुद भी डिबेट में जाता हूं, तो मैंने कभी भी बायस होकर के वन साइडेड बात नहीं करी है। और चलते चलते हम अमरीश यादव जी से कुछ मुद्दे भी जानना चाहेंगे। अमरीश यादव जी, चलते चलते छोटी सी बता दीजिए कि दिल्ली के अंदर मैनिफेस्टो में क्या क्या मुख्य घोषणाएं आप लोग करने वाले हैं? देखिए, वो तो अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो जब आएंगी सामने तो उस समय आपको पता लगी जाएगा। बाकी ये है कि जो होगा बेस्ट होगा दिल्ली के लिए। दिल्ली जो है, जिस तरह से वो कहते हैं ना कि हम माननीय केजरीवाल जी के दिल स्वर्ग बना देंगे, उन्होंने तो नरक बना दिया। लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो इसको स्वर्ग बनाएगी, और ये कंफर्म है कि यहाँ हम विद्यार्थी, हमारे स्टूडेंट के लिए काम करेंगे, हमारे यहाँ जो बेरोजगार है उनके लिए काम होगा, बाहर से आए हुए प्रवासी उनके लिए काम होगा, और जिस तरह से ये आवास की योजना चल रही है उसके लिए भी दिल्ली में काम होगा। झुग्गी झोपड़ियों का जो है ना, जहाँ झुग्गी झोपड़ी वहीं फ्लैट, और ये मकान, ये कार्यक्रम शुरू पहले भी हो चुका है। आपके बराबर में गोविंदपुरी वार्ड है, उसमें हुआ भी है, और आगे भी ये चलता रहेगा। ये थे अमरीश यादव जी, जो कि 7वीं बार दक्षिण दिल्ली से उपाध्यक्ष बने हैं, और आगे भी हम इनसे जानते रहेंगे। फिलहाल तो उन्होंने कुछ बातें गोलमोल कर दी हैं, उन्होंने कुछ बातें हमें नहीं बताई हैं कि क्या क्या मैनिफेस्टो में रहने वाला है। हो सकता है शायद ये अंदर की बातें होंगी, और वक्त आने पे आपको सबको पता चल जाएगा। और आप लोग भी क्या चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर क्या क्या मुख्य मुद्दे होने चाहिए, आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जब तक अगली वीडियो आती है तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।